Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see chapter number 2. नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिया एंड हर नेबर्स। हमारी कंट्री और उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ओके, और इस चैप्टर में ये थीम ए के 2 चैप्टर्स हैं, तो इसमें से फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है, चैप्टर 2 हम देखने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। जैसे ही आप ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए कंटेंट शीट देख लेते हैं। आई होप आपने अभी तक सारी वीडियोस देखी हैं। तो यहाँ पर थीम ए में 2 चैप्टर्स थे, तो सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम थीम बी स्टार्ट करेंगे। आपको पहले कोई और चैप्टर चाहिए, आपके स्कूल में कोई और चैप्टर पहले हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं पहले इनमें से वो वाले चैप्टर्स कवर कर दूं। अदरवाइज आई एम गोइंग टू कंप्लीट चैप्टर्स इन सीक्वेंस। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले एक कोट दिया हुआ है नेल्सन मंडेला जी का। 1995 में उन्होंने कहा था, आवर डेस्टिनीज आर inextricably tied together. What affects one nation affects the rest of us. हमारी जो डेस्टिनीज हैं, मतलब हर देश एक दूसरे देश के अच्छे बुरे से जुड़ा हुआ होता है, कि सभी देश जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी एक देश का अच्छा होता है तो सभी देशों पर उसका असर होता है। वैसे ही अगर किसी एक देश में कुछ बुरा होता है या सही चीज नहीं हो रही होती है तो वो बदलाव हमें दूसरे देशों में भी देखने को मिलता है। जैसे कि बिजनेस हो गया, मौसम हो गया, बीमारी हो गई। जैसे अभी कोरोना कहाँ से स्प्रेड हुआ था और पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट हुआ, राइट? ऐसे युद्ध कहीं पर हो रहा है, वॉर्स हो रही हैं, पीस हो रहा है, तो हर जगह को इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं किसी एक कंट्री में हो रहा है तो उसका असर एक ही कंट्री में रहेगा। इसीलिए जो नेशंस हैं, जो कंट्रीज हैं, उनको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सब भलाई एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ओके, तो इसीलिए इस बात को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमारे जो आसपास की कंट्रीज हैं, वो हमारे सिर्फ सीमा से जुड़े हुए नहीं होते हैं, मतलब सिर्फ बाउंड्रीज से जुड़े हुए आपस में नहीं होते हैं, बल्कि आपसी एक दूसरे के सहयोग के साथ, आपसी एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर और फिर आगे सरवाइव करते हैं। ओके, सो यही हम समझने वाले हैं। यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, ये हमारी कंट्री, ये देख सकते हो इंडिया। यहाँ पर नेबरिंग कंट्रीज देखो, नेबरिंग कंट्रीज जो होती है 2 तरीके की होती है। एक होती है लैंड नेबर, जो जमीन के रास्ते से जुड़ी हुई है, और यहाँ देखो पानी ही पानी है। यहाँ पे 3 वाटर बॉडीज भी हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन। ये आगे क्वेश्चन भी है आपके चैप्टर में। अब लैंड कंट्रीज, लैंड नेबर्स कौन से होते हैं? जो जमीन के थ्रू जुड़े हुए हैं इंडिया से, जमीन की बाउंड्री से। जैसे इधर पाकिस्तान हो गया, थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ पर अफगानिस्तान भी शेयर करता है इंडिया के साथ यहाँ पर। फिर चाइना हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। ये देखो रेड डॉट्स बने हुए हैं ना, ये इनकी कैपिटल है। भूटान की कैपिटल थिम्पू, नेपाल की काठमांडू, फिर म्यांमार है यहाँ, देन बांग्लादेश, थाईलैंड। तो ये थाईलैंड तो नहीं है हमारी नेबरिंग कंट्री, ऐसे लैंड से कनेक्टेड नहीं है, बट यस अगर मैरी टाइम बोले, दूसरा एक तो हो गया लैंड नेबर्स जो लैंड के थ्रू कनेक्टेड है ना, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और कुछ है जैसे कि समुद्र के रास्ते, ओशन से, सी से हमारे नेबर्स हैं, जैसे कि मालदीव्स, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया। ये सारे जो हमारे इंडियन ओशन के अराउंड है, बे ऑफ बंगाल के अराउंड है, राइट? तो 2 तरीके की नेबरिंग कंट्रीज होती हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बिग क्वेश्चन कौन कौन से कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे व्हाट डिफाइंस नेबर। नेबर कौन होते हैं, पड़ोसी हम किसे कहते हैं, और इज इट जस्ट शेयर्ड लैंड बॉर्डर्स? तो क्या हम नेबर सिर्फ उनको ही कहते हैं जो लैंड, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जो हमारी बाउंड्रीज हैं, सीमा है हमारी जमीन पे, उसको सिर्फ शेयर करते हैं? क्या उन्हीं को सिर्फ हम पड़ोसी कहते हैं? और हाउ डू ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ इंडियाज रिलेशनशिप विद हर नेबर। इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसने पास्ट में या फिर किस तरीके से इम्पैक्ट डाला है इंडिया के उसके पड़ोसी कंट्रीज के साथ में। एंड इन व्हाट वेज आर इंडिया एंड हर नेबर्स इंटरकनेक्टेड टुडे। आज किस तरीके से इंडिया, हमारी कंट्री, और जो पड़ोसी देश है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फ्रेमिंग द नेबरहुड। तो सबसे पहले अपने पड़ोसियों के बारे में जानते हैं। सो व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेबर वी ऑफन इमेजिन अ कंट्री दैट शेयर अ लैंड बाउंड्री विद अस। जब भी हम नेबर की बात करते हैं, पड़ोसी की बात करते हैं, तो हम ऐसी कंट्रीज की बात करते हैं जो हमारे देश की सीमा के साथ, बॉर्डर के साथ जुड़े हुए हैं। दैट इज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ नेबरहुड। इसी से हम जानते हैं नेबरहुड यानी पड़ोस में वही कंट्रीज है जो हमारे देश को छूती हैं, राइट? इन दैट सेंस पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। देखो इंडिया का जैसे मैप है, अब बार बार हम उस मैप पे नहीं जाएंगे,
जहां पे जरूरत होगी मैं आपको दिखा दूंगी। एक रफ मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। या इधर की साइड जो नेबर्स है हमारे, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ अफगानिस्तान पाकिस्तान। फिर चाइना रीजन ऑफ तिब्बत, नेपाल, भूटान इन नॉर्थ, बांग्लादेश मतलब नॉर्थ इधर की तरफ, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, राइट। और इधर की तरफ ईस्ट की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर बांग्लादेश है, फिर म्यांमार है यहाँ, राइट। सो इन द ईस्ट आर इंडीड आर नेबर्स। ये सारी कंट्रीज हमारे लैंड से कनेक्टेड हैं, इंडिया के लैंड बॉर्डर से कनेक्टेड हैं, इसीलिए इन्हें हम लैंड नेबर्स कहते हैं। सो इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो 15,100 किलोमीटर है। देखो लैंड बाउंड्रीज क्या होती है इस मैप में मैं आपको समझाती हूँ। जो जमीन वाला हिस्सा है, मतलब कि ये वाला, ये आप जो ये एरिया है ना, इसको आप कहोगे लैंड बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है, इससे जो नेबर कनेक्ट होते हैं उसे हम कहते हैं लैंड नेबर्स। और इसकी जो लेंथ है, ये जो रेड लाइन मैंने अभी ड्रॉ की, ये टोटल कितनी है, तो 15,100 किलोमीटर एंड पासेस थ्रू डाइवर्स लैंडस्केप। और ये जो बाउंड्री है ये अलग अलग लैंडस्केप से होकर जाती है। कहीं पर डेजर्ट है, यहाँ पर राजस्थान वाला हिस्सा इधर क्या है, डेजर्ट है। फिर प्लेन वाला एरिया भी इधर आता है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है। इधर नॉर्थ वाले पार्ट में क्या है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, मार्शेस हैं। मार्शेस ऐसी जगह होती है जो ना बिल्कुल सूखी होती है, ना ही वहां पे बिल्कुल फ्लो में पानी बह रहा है, जैसे कीचड़ जैसा होता है। मार्शेस उन एरियाज को बोलते हैं। रिवर वैलीज हैं। तो ये जो बाउंड्री है इंडिया की नदर्न बाउंड्री, वो बहुत सारे डाइवर्स लैंडस्केप से होकर गुजरती है। इंडिया हाउएवर हैज ऑलवेज बीन अ मैरीटाइम नेशन सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स। इंडिया के तीनों तरफ मैरीटाइम होता है सी से रिलेटेड, ठीक है, सी से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड। इंडिया को मैरीटाइम नेशन भी कहा जाता है, तीन तरफ से समुद्र से ये घिरी हुई है हमारी कंट्री, है ना। एक तरफ मैंने आपको बे ऑफ बंगाल बताया, एक तरफ अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशन। इस कारण दिस मेक श्रीलंका एंड मालदीव्स आर इमीडिएट नेबर अक्रॉस द वाटर्स। तो श्रीलंका और मालदीव्स जो है, ये देखो, ये मालदीव्स, ये श्रीलंका, ये हमारे इमीडिएट बिल्कुल पास के नेबर से अगर मैरीटाइम पर्सपेक्टिव से देखें तो, ठीक है। बट इफ वी लुक एट इंडिया फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड सैटेलाइट, अगर बहुत ऊंचाई से आप इंडिया को देखोगे आसमान से या ऊपर से जब हम देखते हैं सैटेलाइट्स की मदद से, वी कैन ऑल्सो सी दैट नेशंस लाइक ईरान, ओमान, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया आर पार्ट ऑफ मैरीटाइम नेबरहुड। तो ये कंट्रीज भी इंडिया के नेबरहुड में आ जाती हैं जब आप बहुत ऊंचाई से देखते हो। तो इन दिस चैप्टर वी यूज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वाइडर नेबरहुड टू सिचुएट इंडिया सेंट्रल एंड स्ट्रेटेजिक प्लेस इन साउथ एशिया। इंडिया जो कंट्री है, टुगेदर विद चाइना और बाकी की जो कंट्री के हम नाम पढ़ रहे हैं, साउथ एशिया का ये पार्ट है। तो साउथ एशिया में इंडिया की क्या सिचुएशन है, इंडिया कहां पर प्लेस करता है अपने नेबरिंग कंट्रीज के अराउंड, वो आप इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। अब इस मैप में आपको दिखाया भी गया है 2.1 वाला जो ये मैप था, इसमें, है ना, कौन कौन सी कंट्रीज देखी हमने, जैसे ओमान है ना, ईरान, यहाँ पर आप देख सकते हो मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो ये भी हमारे, अगर आप बहुत ऊंचाई से देखोगे तो ये मैरीटाइम नेबर्स ही है ये सारे, राइट। तो ये यहाँ पे कहा गया है। नाउ डोंट मिस आउट। सो मैरीटाइम नेबर कौन से होते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अ मैरीटाइम नेबर इज अ कंट्री कनेक्टेड टू अनदर बाय अ शेयर्ड सी और ओशियन। ऐसी कंट्रीज जो एक दूसरे से कनेक्ट है, किसके थ्रू, या तो उनके बीच में समुद्र है या सागर है, इवन विदाउट अ डायरेक्ट लैंड बॉर्डर, लैंड से कनेक्टेड ना होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिविजिट द चैप्टर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, जो हमने ग्रेड 6 में पढ़ा था ये चैप्टर, उसमें भी हमने चीजें देखी थी। सो ओशियन जो है ये एक्ट करते हैं एज अ वाइटल लिंक फैसिलिटेटिंग सेंचुरीज ऑफ ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज एंड हिस्टोरिकल टाइज। ओशन से ही ट्रेड का रास्ता बनता है ना, जो समुद्री व्यापार किए जाते थे। ये देखिए आपको रास्ता मैप में भी दिया गया है, समुद्र के रास्ते से भी व्यापारी एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में आते थे, राइट। ऐसे ही हमारी कंट्रीज में भी बहुत सारे जो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज है आए इतिहास में, अगर हम पढ़ते हैं, जब इस चैप्टर को हमने पढ़ा था तो देखा था, तो इसमें लोग व्यापार करने आते हैं, कल्चर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, राइट। और हिस्टोरिकली बहुत प्राचीन समय से ऐसे एक दूसरे के साथ व्यवहार बनते चले आ रहे हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल विजिट ओनली मैरीटाइम नेबर्स नियरेस्ट टू इंडिया। सो इस चैप्टर में हम उन मैरीटाइम नेबर्स को पढ़ेंगे जो इंडिया के पास में है, ठीक है। नाउ यहाँ दिया हुआ है 2.2, जो अभी मैं आपको फिगर दिखाने वाली हूँ, मैप। आइडेंटिफाई 3 लार्जर वाटर बॉडीज दैट सराउंड इंडिया। सो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कौन सी वाटर बॉडीज है। एक ये अरेबियन सी, ये इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। ओके, नाउ अब यहाँ पर इस मैप को आगे और समझाया गया, ये मैंने आंसर्स लिख दिए हैं। इसमें और क्या आप समझ सकते हो, देखो मैं आपको ये इरेज करके बताती हूँ, या आगे आपको समझाया भी गया है, हम यही समझ लेते हैं ताकि जब वो आगे आएगा
तो आपको आसानी लगेगी। देखिए इसमें जो ये रेड कलर की आप लाइंस देख रहे हैं, है ना, बहुत सारी रेड कलर की लाइंस हैं, तो ये क्या दिखाती हैं, ये लैंड रूट्स हैं। यहाँ पर देखो लिखा है लैंड रूट, मतलब जमीन के रास्ते से कैसे एक दूसरे से व्यापार के लिए, किसी के लिए कंट्रीज में रास्ते हैं या कनेक्ट हुए एक दूसरे से। फिर लैंड रूट इंडिया के कौन कौन से ग्रीन कलर के जो रास्ते दिख रहे हैं ना, ये रास्ते दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड है और इंडिया में किस तरीके से रास्ते हैं। और ये जो रास्ते आपको दिख रहे हैं पानी के बीच में, ये लाइट ब्लू कलर से, ये मैरीटाइम रूट है, समुद्री रास्ते हैं। ठीक है, नाउ डोंट मिस आउट, एक और फैक्ट दिया है, इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इंडियन ओशन जो है वो पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे है, लार्जेस्ट है, बड़ा अगर हम देखें तीसरे नंबर पे आता है, और सबसे बिजी रूट है, वेयर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंटेनर शिप्स, 1/3 ऑफ द बल्क कार्गो एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल आर ट्रांसपोर्टेड। ये बहुत ज्यादा बिजी ओशन है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पूरी दुनिया का आधा, अगर हम शिप जो ऐसे होते हैं, शिप जो कंटेनर कैरी करते हैं, वो वाले शिप यहाँ से ट्रेवल करते हैं, 1/3 पूरी दुनिया का 1/3, मान लो 30 अगर पूरी दुनिया में कार्गोज ट्रेवल कर रहे हैं ओशन से, तो उसका 10 तो इंडियन ओशन से ही पास होकर जाते हैं। ऐसे ही 2/3 जो ऑयल है वर्ल्ड का, वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। सो इंडियन ओशन जो है ये कनेक्ट करता है बहुत सारी कंट्रीज को, विच आर होम टू अराउंड 2.7 बिलियन पीपल। ये जिन जिन कंट्रियों को इंडियन ओशन जोड़ता है, जैसे इंडियन ओशन ये है, ये वाला पूरा पार्ट है ना, ये जिन जिन कंट्रीज को जोड़ता है, इधर अफ्रीका है, इधर मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, तो ये जो कंट्रीज है ये लगभग लगभग कितनी पॉपुलेशन इन कंट्रीज में रहती है, 2.7 बिलियन पीपल। सो कंट्रीज अराउंड इंडियन ओशन, हम अगर एक अप्रोप्रिएट या अप्रोक्स नंबर बोले तो 2.7 बिलियन पीपल को इनका ये होम है। ठीक है, नाउ विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, कितनी लंबी कोस्ट लाइन है, अभी हमने लैंड बाउंड्रीज देखी थी, 15,100 किलोमीटर है इंडिया की लैंड बॉर्डर्स। अब कोस्ट लाइन अगर हम बोलते हैं, मतलब समुद्र जो हमारा बॉर्डर है, ये वाला ओशन वाला जो पार्ट है, ये जो बाउंड्री है इंडिया की, वो कितनी है, 11,100 किलोमीटर। इंडिया होल्ड्स अ यूनिक मैरीटाइम पोजीशन, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक लोकेशन है इंडियन ओशन के बीच में। हर पेनिनसुलर शेप, पेनिनसुला क्या होता है, 3 ऐसे ट्रायंगुलर शेप जो होता है, तो इंडिया का जो ये पेनिनसुलर नीचे वाला शेप है, इट एक्सटेंड डीप इनटू इंडियन ओशन, ये पूरी तरीके से इंडियन ओशन में है। अ लोकेशन दैट प्रोवाइड्स इंडिया विद एक्सेस टू इंपॉर्टेंट सी रूट्स, मेकिंग हर अ वाइटल लिंक बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। सो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है ना, सदर्न टिप जो है, ये इंडियन ओशन में पूरी तरीके से है, ये वाला। इससे बहुत सारे रास्ते कनेक्ट होते हैं, आप देख रहे हो मैरीटाइम कितने रूट्स कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो इधर ये वेस्ट एशिया, इधर वेस्ट एशिया, ये वाली कंट्रीज को ये कनेक्ट करते हैं ना, ये यहाँ पे नाम दिया हुआ है सबका, अफ्रीका के साथ भी। दिस हैज अलाउड इंडिया टू प्ले अ की रोल इन ट्रेड एंड रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, जितने भी आसपास की कंट्रीज है उनके बीच में एक कोऑपरेशन, एकजुट होकर मिलजुल कर काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करना, ऐसे में इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया पोर्ट सर्व एज गेटवे फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंडिया का जो पोर्ट है, पोर्ट क्या होते हैं, जहां पर जो जहाज है, जो शिप है, वो आ रही है, अपना सामान खाली कर रही है, फिर से भर रही है, तो ऐसे जो पोर्ट्स है, इंडियन पोर्ट्स है, आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस है यहाँ पर। बहुत सारी, जैसे यहाँ से कोई कंट्री जो व्यापार करने इधर की कंट्रीज में जाएगी तो इंडिया से होकर ही जाएगी, है ना, बहुत सारे मैक्सिमम केसेस वही होते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यहाँ पर लोकेटेड हैं। एंड हर सेंट्रल पोजीशन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग टाइमली ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ इन द रीजन। और कहीं पर कुछ अगर नुकसान हो जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है किसी कंट्री में, तो क्योंकि इंडिया की लोकेशन, पोजीशन इतनी अच्छी जगह पर है कि बहुत टाइमली, समय पर ह्यूमैनिटेरियन एड जो होते हैं, सहायता होती है, मदद होती है, वो पहुंचा पाती है कंट्री, है ना। किसी भी कंट्री में मान लो मालदीव्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई और हेल्प चाहिए, तो इंडिया तुरंत सहायता पहुंचा सकता है, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी जगह पर है। यहां से अगर आएगी हेल्प तो बहुत टाइम लगेगा, यहां से हेल्प आएगी तो बहुत टाइम लगेगा, यहां से बहुत टाइम लगेगा, चाइना पहुंचाना चाहे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इंडिया से बहुत पास में है जगह, राइट। यही यहाँ पे बताया गया है। नाउ सच इन्वॉल्वमेंट, अब इंडिया इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, या हम देख पा रहे हैं कि कैसे हेल्प कर सकता है एक दूसरी कंट्रीज की, या उसका पोजीशन कितना अच्छा है इंडियन ओशन में, तो इसी को कहा जाता है रीजनलिज्म। जो रीजन है वहां पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कोऑपरेशन करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना, जिससे कि हेल्प मिलती है, हेल्प क्रिएट पीस, शांति बनाकर रखना, स्टेबिलिटी बनाकर रखना, और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोग्रेस करना। इट टीचेस अस दैट
being good neighbors is not just about borders but also about working together for the benefit of everyone in the region. तो ये हमें क्या सिखाता है, इस चीज से हम क्या सीखते हैं कि इंडिया के जो नेबर्स है या कहीं पर भी जो नेबर्स है, सिर्फ नेबर्स वो नहीं होते जो बाउंड्री से टच हैं या जो एक दूसरे के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, बल्कि एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं रीजन में, उसे हम अच्छे नेबर्स कहते हैं. सी द मैप इन फिगर 2.2 टू गेट अ सेंस ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट्स कनेक्टिंग इंडिया विद मेनी रीजन्स इन द पार्ट ऑफ वर्ल्ड. ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ लैंड रूट्स और सी रूट के बारे में कि कैसे इंडिया के साथ ये सारे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे रीजन के साथ. ओके, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड हर लैंड बेस्ड नेबर. तो पहले हम लैंड बेस्ड नेबर्स देखेंगे जो जमीन के रास्ते से इंडिया से कनेक्टेड है. ठीक है, सो इंडिया एंड हर लार्जेस्ट नेबर, लार्जेस्ट किस सेंस में, जमीन के एरिया में सबसे बड़ी कौन सी कंट्री है इंडिया की नेबर. तो सिंस 1950 इंडिया एंड चाइना, two of the Asia's largest and most influential nations, have shared a long and strategic relationship shaped by history, geography, culture, trade and politics. तो चाइना की बात यहाँ पर हो रही है. चाइना जो है इंडिया का लार्जेस्ट नेबर है और 1950 से इंडिया और चाइना जो है दो ऐसी एशिया की बड़ी कंट्रीज हैं और इन्फ्लुएंशियल मतलब बहुत पावरफुल, जिनका प्रभाव उस एरिया में, रीजन में या वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है और इनके बहुत लॉन्ग टर्म से हमारे चाइना के साथ बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं जो कि शेप हुए हैं. हमारे जो रिलेशन है ऐतिहासिक तौर पर है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. चाइना जो है इंडिया से कैसे सेपरेट है, बाय हिमालयाज. हिमालय माउंटेन जो है उसके उस तरफ चाइना है, इधर इंडिया है. द बॉर्डर स्ट्रेचेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इनकी जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना की ईस्ट से लेकर वेस्ट तक स्ट्रेच है. आगे मैप में मैं आपको दिखा दूंगी. और कौन कौन से स्टेट्स आते हैं बॉर्डर पे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. ये देखिए मैप में. सो यहाँ आप देखोगे इंडिया है तो यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश है. ठीक है, यहाँ सिक्किम आता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सारे जो कंट्रीज हैं वो यहाँ स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं वो यहाँ पर आते हैं ना, वो चाइना के साथ ये बॉर्डर क्रिएट करते हैं. आप चाइना का एरिया देख सकते हो, इंडिया का लगभग 3 गुना ज्यादा है. देखो इंडिया एंड चाइना, नोट दैट चाइना इज अप्रोक्सीमेटली 3 times लार्जर देन इंडिया इन एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया. नाउ अब आगे देख लेते हैं कल्चरली. अगर कल्चर के तौर पे हम देखें, बुद्धिज्म जो है, बुद्ध धर्म जो है इज पावरफुल लिंक बिटवीन टू कंट्रीज. इंडिया और चाइना के बीच में बुद्धिज्म जो है रिलीजन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है. ओरिजिनेटिंग इन इंडिया, बुद्धिज्म जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, इसकी शुरुआत इंडिया में हुई. चाइना में ये 1st century CE के अराउंड पहुंचा. कैसे, ट्रेड के थ्रू और पिलग्रिमेज रूट्स के थ्रू. पिलग्रिमेज क्या होता है, जो तीर्थ यात्रा पे हम जाते हैं, उन रास्तों के थ्रू ये जो धर्म है बुद्धिज्म ये चाइना में पहुंचा. अ फ्यू सेंचुरीज लेटर, कुछ 100 सालों के बाद चाइनीज मॉन्क्स लाइक फाहियान, वैनशांग ट्रेवल्ड टू इंडियन सेंटर ऑफ लर्निंग. बाद में कुछ शताब्दी की हम बात करें उसके बाद बहुत सारे चाइनीज जो है पिलग्रिमेज के लिए या इंडिया को विजिट करने आए फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए. जैसे फाहियान या ह्वेनसांग एक एग्जाम्पल है. वाइल इंडियन मॉन्क्स सच एज बोधि धर्मक्षेमा and Kumar Rajiva carried Buddhist teaching to China, creating deep spiritual and intellectual ties. बहुत सारे इंडियन मॉन्क्स भी वहां पर अपनी जो उनकी टीचिंग्स थी वो लेकर चाइना में गए, जिसकी वजह से बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप साथ में डेवलप हुआ. ठीक है, तो ये चाइना और इंडिया के आप बॉर्डर्स देख सकते हैं. नाउ डोंट मिस आउट, इन द 13th century हिंदू मर्चेंट्स बिल्ट टेम्पल्स इन द चाइनीज पोर्ट सिटी ऑफ च्वांगजो, एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर. 13th century में एग्जाम्पल है कि हिंदू जो मर्चेंट है, मर्चेंट यानी व्यापारियों ने चाइना की एक पोर्ट सिटी है, पोर्ट जो समुद्री किनारे पे जो सिटी बनी होती है वहां पर, उसका नाम है च्वांगजो. हो सकता है ये गलत मैं प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ बट आई थिंक इट्स लाइक दैट ओनली, बट एक बार आप चेक कर लीजिएगा गूगल पर क्या है. सो 13th century में हिंदू मर्चेंट्स ने इस सिटी में बहुत सारे टेम्पल्स भी बिल्ड कराए, हिंदू टेम्पल्स बनवाए. एट द काइवान टेम्पल पिलर्स डिपिक्ट कार्विंग ऑफ विष्णु, शिव and stories from the Ramayana and Puranas. So Gajendra Moksham, or the story of Vishnu rescuing the elephant from a crocodile, carved on a pillar at the Kaiwan temple. So आप ये देख सकते हो इस तरीके की कार्विंग जो हिंदू पुराण से, रामायण से जो स्टोरीज रिलेटेड हैं उनसे इस तरीके की पिलर्स पे कार्विंग की गई है. ओके, नाउ इंडियाज ट्रेड रिलेशनशिप विद चाइना कंटिन्यूज टिल डेट. अभी भी आज तक भी चाइना के साथ हमारे ट्रेडिंग रिलेशन है, व्यापार होते हैं. 2024 और 2025 ईयर में इंडिया चीफ एक्सपोर्ट टू चाइना. इंडिया जो है चाइना में क्या एक्सपोर्ट करता है, कौन सा सामान भेजता है, आयरन ओर, केमिकल्स,
एंड कॉटन यार्न। और इंपोर्ट क्या क्या करता है वहां से? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सब मंगाता है। एंड अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। सेवरल इंडियन कंपनीज हैव सेट अप ऑपरेशंस इन चाइना एंड वाइस वर्सा। बहुत सारी ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी जो ऑपरेशंस हैं, जो काम करने के लिए यूनिट्स वगैरह हैं, वो चाइना में एस्टेब्लिश की हैं, और बहुत सारी चाइनीज कंपनी ने इंडिया में एस्टेब्लिश की है। However, the balance of trade is currently much in China's favor since her exports to India are worth about 8 times more than India's export to China. लेकिन अगर हम बात करें कंपैरिजन की कि कौन ज्यादा सामान भेजता है, इंडिया भेजता है चाइना में ट्रेडिंग पर्पस से, या चाइना का सामान इंडिया में ज्यादा बिकता है, तो जो ट्रेड है वो चाइना के फेवर में है। चाइना लगभग हम कह सकते हैं 8 गुना ज्यादा इंडिया के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट करता है इंडिया में। रिसेंट ईयर्स हैव आल्सो सीन फेजेस ऑफ हाइटेंड टेंशन मोस्टली रिलेटेड टू देयर शेयर्ड बॉर्डर्स एंड अ फ्यू सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स, सम ऑफ व्हिच यू विल एनकाउंटर इन हायर क्लासेस। अभी आप बहुत सारी न्यूज वगैरह भी पिछले कुछ समय में आपने सुनी होंगी कि दोनों कंट्रीज के आपस में रिलेशन उतने, जो उनमें टेंशन डेवलप हुई है, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें बॉर्डर्स को लेकर या और भी चीजों को लेकर सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, मतभेद हुए, राइट। इनके बारे में आप हायर क्लासेस में और ज्यादा अच्छे में जानेंगे। जब न्यूज वगैरह आती है तो आप लोग अब समझिएगा कि क्या बताया जा रहा है, चाइना से हमारे कैसे रिलेशन है। तो अब कोई न्यूज आती है तो आप समझ सकते हैं हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं और किधर की तरफ है। ऑन द अदर हैंड, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू ट्रेड डायलॉग एंड बॉर्डर रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, BRM। सो ये जो डिस्प्यूट हुए हैं, ये जो कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं एक दूसरे के साथ, मतभेद, इनको सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है ट्रेड के साथ, व्यापार के थ्रू, डायलॉग यानी बातचीत करके, और BRM के थ्रू, बॉर्डर रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू, जिसमें बॉर्डर्स को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसमें बातचीत करके चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान। तो इंडिया और चाइना के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखो ये येलो कलर से यहाँ पाकिस्तान दिखाया गया, थोड़ा सा यहाँ से ये वाला शेडेड रीजन है, पिंक कह सकते हो, अफगानिस्तान भी शेयर करता है बाउंड्री इंडिया के साथ। ओके, तो अभी हम इंडिया और पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। सो बिफोर 1947, 1947 से पहले, अ लेगेसी ऑफ कॉलोनियल एरा दैट कंटिन्यू टू शेप द प्रेजेंट पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ इंडिया। 1947 में पार्टीशन हुआ, कॉलोनियल एरा मतलब जो ब्रिटिशर्स जो थे, हम उनकी कॉलोनी थे, तो जब उनसे हम फ्री हुए तो पाकिस्तान जो है तब तक तो एक ही पार्ट था इंडिया का। लेट अस नोट फॉर नाउ पाकिस्तान वाज फाउंडेड ऑन अ रिलीजियस बेसिस अनलाइक इंडिया। दिस विल बी एक्सप्लोर्ड फर्दर इन ग्रेड 8। आप क्लास 8 में और ज्यादा पढ़ेंगे कि पाकिस्तान जो बना इंडिया की तरह नहीं बना। इंडिया में हर धर्म के लोग हैं, पाकिस्तान जो है रिलीजियस बेसिस पे बना, धर्म के आधार पर बना, एक कम्युनिटी ने एक कंट्री बनाई। सफाइस टू से दैट दीज नेशंस शेयर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के पार्ट में ये जो दो कंट्रीज है इंडिया और पाकिस्तान, एक बहुत कॉम्प्लेक्स, जटिल इनका रिलेशनशिप है। सिंस द पार्टीशन सेवरल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स इंक्लूडिंग वॉर्स इन 1948, 65, 1971 एंड फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक कारगिल वॉर इन 1999 have defined an ongoing tension। बहुत सारी टेंशन इन दोनों कंट्रीज के बीच में हमेशा चलती आ रही है। जब से पार्टीशन हुआ, देश में विभाजन हुआ, तब से बहुत सारे वॉर्स छोटे मोटे बड़े हो चुके हैं, जैसे 1948 में, 65 में, 1971 में और 1999 में कारगिल का जो वॉर हुआ था। इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंट टेररिस्ट अटैक्स लॉन्च अगेंस्ट इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी हैव प्रिवेंटेड नॉर्मल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज। इन दोनों कंट्रीज के बीच में नॉर्मल रिलेशंस नहीं बन पाते हैं क्योंकि बहुत सारी समय समय पर टेररिस्ट अटैक्स जो है पाकिस्तान के सपोर्ट से, पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट से होते रहते हैं इंडिया के ऊपर। तो इस कारण से इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है नॉर्मल नहीं हो पाते। द बॉर्डर बिटवीन द टू नेशन स्ट्रेचेस अक्रॉस द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये वाला जो फिगर था, इसमें देखो कौन कौन से जो स्टेट है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान है ना, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनसे जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो टच होता है। ये नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, गुजरात से भी। नाउ इट इज नॉट जस्ट अ ज्योग्राफिकल लाइन, ये एक तरीके की ज्योग्राफिकल लाइन नहीं है, बट ऑल्सो सिंबल ऑफ शेयर्ड हेरिटेज एज वेल एज ट्रेजिकली डिवाइडेड हिस्ट्री। ये इतना हम कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बाउंड्री खींच दी गई, बल्कि यहाँ पर आप देखोगे जो भाषा यहाँ के लोग बोलते हैं वही यहाँ बॉर्डर्स के अराउंड भी लोग बोलते हैं ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक समय पे सब एक ही था, एक ही पार्ट था। पार्टीशन के कारण ये जो है वो सेपरेट हो गए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक
हमें टेंशन देखने को, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है. सो दिस tumultuous journey has also been marked by attempts at peace such as periods of trades and the opening of pilgrimage routes for Hindu or Sikh pilgrims, religious and cultural landmarks of a shared past that lives on. अब tumultuous मतलब होता है उतार चढ़ाव. बहुत सारे आपको अटेम्प्ट्स देखने को मिलेंगे कि शांति के लिए बातचीत की गई, व्यापार को बढ़ाया गया, जो तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, जो भी तीर्थ यात्री हैं, जो हमारे हिंदू टेम्पल्स वगैरह या कोई पिलग्रिमेज की चीजें उधर हैं तो उनके लिए रास्ते ओपन किए गए, और इंडिया में भी कोई जगह है तो उसको ओपन किया गया ताकि लोग जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सके और अपने जो पिलग्रिम है उसको और पिलग्रिमेज दे सके, है ना, तीर्थ यात्रा पे जा सके. बट कुछ इतने एक्शंस लेने के बाद भी जो टेंशन्स हैं वो चलती ही रहती हैं. द काटस राज टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन पाकिस्तान पंजाब इज वन सच एग्जाम्पल. एक पंजाब इंडिया में है, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है. तो वहां पर एक टेम्पल है काटस राज. सो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये लिंक टू द महाभारत एंड कंटेनिंग अ सेक्रेड पोंड. वहां पर एक तालाब है, वो बहुत पवित्र समझा जाता है, महाभारत कालीन है. अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड सेवरल एंशिएंट हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख shrines such as Hinglaj Mata Mandir in Balochistan. Besides, languages, cuisines, music, festivals continue to bridge the border. बहुत सारी चीजें कॉमन हैं, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं. आप म्यूजिक की बात करो, क्यूजीन की बात करो, फेस्टिवल्स की बात करो, जैसे एक ही मंदिर का एग्जाम्पल दिया जो बलूचिस्तान रीजन में है. तो ये सारे हम कह सकते हैं बॉर्डर को ब्रिज की तरह काम करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करते हैं. चाहे लाइन खींच गई है, चाहे बॉर्डर बन गया, बट ये चीजें तो कॉमन रहेंगी ना, चाहे कुछ भी हो जाए. नाउ डोंट मिस आउट, यहां दिया हुआ है करतारपुर कॉरिडोर इज अ वीजा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. करतारपुर कॉरिडोर जो है, इसमें आप बिना वीजा के इंडिया के लोग पाकिस्तान लाओ इंडियन पिलग्रिम्स टू विजिट द गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर पाकिस्तान. गुरुद्वारा जो दरबार साहिब है ये करतारपुर जगह है पाकिस्तान में, वहां पर है. तो वहां पर इंडियन पिलग्रिमेज जो है वो जा सके, विजिट कर सके, इसके लिए ये कॉरिडोर बनाया गया जो वीजा फ्री है. वीजा की जरूरत नहीं है जाने के लिए. पिलग्रिम्स यूजिंग द कॉरिडोर डू नॉट नीड अ वीजा. वहां पर जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमिट चाहिए, which makes it easier for thousands of people to visit the गुरुद्वारा. हजारों लोग इस कारण से गुरुद्वारा जा सकते हैं. This गुरुद्वारा holds great religious significance as it is the final resting place of Guru Nanak Dev, the founder of Sikhism. इस गुरुद्वारा का, गुरुद्वारा दरबार साहिब का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट जगह है? क्योंकि गुरु नानक देव जिन्होंने सिखिज्म की शुरुआत की थी, उन्होंने अपने जो लास्ट के दिन थे, जो फाइनल डेज थे उनके, उन्होंने वहीं पे स्पेंड किए. Who spent the last 18 years of his life there. उन्होंने अपने जीवन के अंत के जो 18 साल थे वो यहीं पर बिताए थे. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेस है सिखिज्म रिलीजन. ओके, नाउ from decades, Indian devotee could only view this holy site from a distance using binoculars set up near the borders at Dera Baba Nanak in Punjab. बहुत समय तक, यहाँ देख सकते हो डेकेड्स यानी दशकों तक, जो यहाँ के हमारे देश के बहुत सारे जो डिवोटीज हैं जो वहां जाना चाहते थे वो दूर से ही उस चीज को देख सकते थे. बाइनोक्यूलर्स, जो क्यूलर्स मतलब कि लेंसेज की सहायता से देख सकते थे. द आइडिया फॉर अ कॉरिडोर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1990s बट only became a reality in 2019. 2019 में शुरुआत तो इसकी सोच तो 1990 से ही हो रही थी कि ऐसा एक कॉरिडोर बनाया जाए जिससे कि वहां जाया जा सके. लेकिन 2019 में लगभग 30 साल बाद ये कॉरिडोर बना और ऑफिशियली ओपन हुआ टू मार्क गुरु नानक 550th बर्थ एनिवर्सरी. 550 उनकी जन्म तिथि जो मनाई जाती है उस पर ये जो कॉरिडोर है ये ओपन हुआ. कैन द करतारपुर कॉरिडोर बी अ मॉडल फॉर द पॉसिबल प्रोग्रेस ऑफ पीस एंड डायलॉग. इस तरीके के एक्शंस अगर लेते हैं तो क्या बातचीत के थ्रू शांति एस्टेब्लिश की जा सकती है दो कंट्रीज के बीच में? ये आप देख सकते हो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का आपको इमेज यहाँ पर दिख रहा है. सो नेक्स्ट है अ न्यू बॉर्न नेबर, एक नया पड़ोसी कंट्री. कौन है वो? बांग्लादेश. देखो, जब इंडिया आजाद हुआ तो पार्टीशन हुआ है ना, तो पाकिस्तान और ये जो कंट्री है ये वाला जिसमें मैं अभी कलर फिल कर रही हूँ, ये बांग्लादेश है. ठीक है, तो ये दोनों ही कंट्री जो थी पाकिस्तान थी. इसको न्यू बॉर्न क्यों कहा जा रहा है और इसका नाम बांग्लादेश क्यों हो गया? ये वेस्ट पाकिस्तान था और ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये रेड वाला है ना जो मैंने अभी कलर किया. तो फिर ये बांग्लादेश कैसे बन गया? चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में. इसीलिए इसको न्यू बॉर्न कहा जा रहा है क्योंकि ये बाद में बना है. सो India and Bangladesh have an enduring relationship shaped by a common history, culture and language. ये भी पहले इंडिया का ही पार्ट था, तो इनका एक कॉमन हिस्ट्री है,
इतिहास भी सेम है, एक ही लोगों ने शासन किया, कैसे कैसे चीजें हुई, कल्चर भी सेम है लगभग लगभग, लैंग्वेज बहुत सारी जो बंगाली है वो बोली जाती है. सो हिस्ट्री, बिकॉज एज वी विल सी इन हायर ग्रेड्स, बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था पहले, ये 1971 में बॉर्न हुआ एज द आउटकम ऑफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया पाकिस्तान में 1971 में वॉर हुआ था. मैं जब अभी रीड कर रही थी तो वहां पर आया भी था, मैंने आपको बताया था. यहाँ ये देखिए, ये रहा है ना. तो इस वॉर के दौरान जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ तब बांग्लादेश का जन्म हुआ, तब ये कंट्री बनी. एंड लैंग्वेज, बिकॉज बांग्ला इज अ लैंग्वेज कॉमन टू बांग्लादेश एंड इंडिया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. जो बांग्ला लैंग्वेज है, बंगाली जो लैंग्वेज है, वो दोनों कंट्रीज में कॉमन है, बांग्लादेश में भी और इंडिया के वेस्ट बंगाल जो हमारा स्टेट है वहां पर भी. सो इस कारण से, इस आउटकम की वजह से ये ईस्ट पाकिस्तान जो है 1971 में बांग्लादेश बना, क्योंकि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए. द लैंड बॉर्डर between two countries is even longer than India's border with China. देखो यहाँ पर चाइना बड़ी कंट्री है, लेकिन वो इंडिया के साथ कितना बॉर्डर शेयर करती है, और यहाँ बांग्लादेश है, ये इसकी कैपिटल है ढाका. तो वो जो इसका जो ये बॉर्डर है, ये चाइना से भी बड़ा है इंडिया के साथ. इंडिया जितना बॉर्डर चाइना के साथ शेयर नहीं करता, उससे ज्यादा बांग्लादेश के साथ करता है. ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है? वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. यहाँ पे कंट्री का बॉर्डर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट आते हैं इंडिया के? इधर आता है वेस्ट बंगाल, यहाँ आसाम, यहाँ मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इस तरीके के स्टेट्स देख सकते हैं. India and Bangladesh also share several transboundary river system originating from Ganga and the Brahmaputra. ऐसा देखो, हमने बाउंड्रीज तो बना दी, बट नदियों को हम थोड़ी कह सकते हैं कि आप लिमिटेड बहो, आप इंडिया में शुरू हो रही हो तो इंडिया में ही बहो, बांग्लादेश में नहीं जाओ. ऐसा नहीं है. बहुत सारी नदियां जो है, जैसे गंगा से जुड़ी हुई या ब्रह्मपुत्र से, वो ओरिजिनेट इंडिया में होती हैं या ओरिजिनेट कहीं भी हो रही हैं, वो बांग्लादेश और इंडिया में फ्लो करती हैं. जैसे गंगा रिवर समथिंग लाइक दिस, ऐसे फ्लो होकर बांग्लादेश में जाती है. फिर इधर से ब्रह्मपुत्र है ना, ऐसे आती है, और इधर से. तो ये एक सिस्टम बनता है रिवर का, जो दोनों कंट्रीज जो है शेयर करती हैं. द रिवर्स प्ले अ मेजर रोल इन एग्रीकल्चर, फिशरीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड द लाइवलीहुड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन बोथ कंट्री. ये जो नदियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, चाहे खेती की बात कर लीजिए, मछली पालन की बात कर लीजिए, या जो नदियों के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है उसकी बात कर लीजिए. बहुत सारे लोगों की, मिलियंस लोगों की ये लाइवलीहुड है, जीवन जीने के लिए ये एक सोर्स ऑफ इनकम का, हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम है या साधन है. नाउ यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी मैप बता चुकी हूँ. इंडिया, बांग्लादेश ये है, फिर यहाँ आप काठमांडू, ये ब्लू, लाइट ब्लू कलर है, नेपाल की राजधानी है, और ये जो ब्लूइश है ये थिम्पू, भूटान है यहाँ पर. ओके, सो ये 3 कंट्रीज है. हमने बांग्लादेश के बारे में पढ़ लिया. और भी है. इंडिया बांग्लादेश हैव बिल्ट ऑन देयर हिस्टोरिकल टाइज थ्रू स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन, मेकिंग देयर रिलेशनशिप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एशिया. इंडिया और बांग्लादेश ने अपने जो रिलेशनशिप है उसको बहुत इंपॉर्टेंट बना के रखा है. बहुत सारे हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक तौर पर उनके जो रिलेशन है उनको मजबूत किया गया है. डिप्लोमेटिक या जो पॉलिटिक्स लेवल पे है, या इकोनॉमिक की बात कर लो, या स्ट्रैटेजिकली बात कर लो, कल्चरल लेवल पे कोऑपरेशन, बहुत अच्छे से रिलेशन को दोनों कंट्रीज मेंटेन करती है. दोनों कंट्रीज जो है ये कोस्ट लाइन भी शेयर करते हैं. कोस्ट लाइन यानी समुद्री जो तट होता है वो भी शेयर करते हैं. देयरफॉर अ मैरीटाइम एनवायरनमेंट, द सुंदरबन नेशनल पार्क is a UNESCO World Heritage Site with its protection and management coordinated by 2 neighbors. दोनों कंट्रीज जो हैं, ये एक जगह है, आप ये देख सकते हो, a view of the largest mangrove forest of the world. मैनग्रोव ट्रीज होते हैं इस तरीके के, और ये सलाइन वाटर में, जो समुद्र का खारा पानी होता है उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं. तो लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट यहीं पर है इन द सुंदरबन नेशनल पार्क. 2/3 of the forest lies in Bangladesh and rest in India. So ये जो सुंदरबन नेशनल पार्क है ना, इसका 2/3 हिस्सा जो है वो बांग्लादेश में, और बाकी का 1/3 जो हिस्सा है वो इंडिया में है. तो दोनों शेयर करते हैं, राइट. और ये जो सुंदरबन नेशनल पार्क है ना, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. वर्ल्ड हेरिटेज मतलब कि पूरी दुनिया में धरोहर की तरह समझा जाता है. ये यहाँ पर इस नेशनल पार्क में ये बंगाल टाइगर एंड मेनी अदर स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएंगे. इट इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज climate,
resilience since it serves as a barriers to the cyclones। देखो अब यहाँ पर कोई साइक्लोन आएगी तो ये एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं। यहाँ पर मिट्टी को रोकना, यहाँ पर मिट्टी को जड़ों से बांध कर रखना। कोई साइक्लोन आता है तो ये बैरियर, रुकावट की तरह काम करते हैं। तो ये एक बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो क्लाइमेट में भी हमें सपोर्ट करते हैं। हाउएवर, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण और क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण एक्सपर्ट्स का कहना है, वो अनुमान लगाते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं दैट बांग्लादेश विल हैव टू फेस इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग सी लेवल। समुद्र के किनारे है ये, यहाँ आप देख सकते हो बांग्लादेश, है ना। तो अगर समुद्र के पानी का लेवल बढ़ेगा तो बांग्लादेश के ऊपर खतरा आ सकता है ना। ये प्रिडिक्शन है। सो सी लेवल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो बर्फ वगैरह है वो पिघल रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो बर्फ पिघलेगी तो समुद्र में ही पानी मिलेगा, समुद्र में पानी मिलेगा मतलब पानी जितना है उससे ज्यादा लेवल होगा। तो जो किनारे वाली कंट्रीज है उनको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। एंड इंक्रीजिंगली इंटेंस साइक्लोन इन कमिंग ईयर्स, और बहुत सारे साइक्लोन्स डिस्टर्ब करेंगे कंट्री को। मैनी पीपल आर लाइकली टू लॉस देयर होम्स एंड सी देयर लाइवलीहुड्स अफेक्टेड। बहुत सारे लोगों के जो जीवन यापन का साधन है उस पे इम्पैक्ट होगा, घर उनके बर्बाद हो जाएंगे अगर वहां पर साइक्लोन्स वगैरह आते हैं तो। ठीक है, अब हम जानेंगे नेपाल के बारे में। ये है हमारी दूसरी कंट्री नेपाल। चलिए पढ़ते हैं। इसको कहा गया है यहाँ पर इन द लैप ऑफ हिमालय। लैप मतलब गोद, बिल्कुल हिमालयन एक कंट्री है, ये हिमालय की गोद में बसा हुआ है। सो नेस्ल्ड इन द लैप ऑफ हिमालयाज, नेपाल शेयर्स अ लॉन्ग एंड ओपन बॉर्डर विद इंडिया स्ट्रेचिंग अक्रॉस इंडियन स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये हिमालयन कंट्री है, हिमालय की गोद में है और इंडिया के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है। दिस ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है पास, बिल्कुल करीब, has allowed for centuries for interaction and cooperation between the two nations, and the relationship is marked by shared heritage, spiritual linkages, cross-border movement and political partnerships। So इसी कारण से, इतना पास होने के कारण ही, प्रॉक्सिमिटी के कारण ही अलग अलग लेवल से रिलेशन हमारे नेपाल के साथ हैं। चाहे आप बात कर लीजिए पॉलिटिक्स की या बात कर लीजिए स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की, यहाँ के जो तीर्थयात्री हैं वहां जाते हैं, वहां से लोग आते हैं, या हेरिटेज की धरोहरों की बात करें, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट की बात करें, तो बहुत अच्छे तौर पे रिलेशंस हमारे नेपाल के साथ बने हुए हैं। कल्चर के बात अगर करें, कल्चरली द टाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल आर प्रोफाउंड, बहुत ज्यादा डीपली बने हुए हैं। पिलग्रिम्स, जो मैंने अभी आपको बताया, तीर्थयात्री जो होते हैं फ्रॉम बोथ कंट्रीज रेगुलरली विजिट सेक्रेड साइट्स से क्रॉस बॉर्डर, एक दूसरी कंट्रीज में जाते हैं और विजिट करते हैं। पशुपतिनाथ टेम्पल जो काठमांडू में है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, इमेज दी गई है, ये नेपाल में, यहाँ लोग जाते हैं विजिट करने के लिए। ये हिंदू पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है, यहाँ हजारों की संख्या में, thousands of Indian visitors every day visit this temple। Okay, festivals such as दशैन, जिसे दशहरा बोलते हैं, तिहार, दीपावली बोलते हैं, होली आर ऑब्जर्व्ड विद इक्वल एंथुजियाज्म इन बोथ द कंट्रीज। दोनों कंट्रीज में त्योहार अच्छे से मनाए जाते हैं, बिल्कुल उसी धूमधाम के साथ। दीज शेयर्ड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस स्ट्रेंथन द पीपल टू पीपल बॉन्ड्स एंड रिफ्लेक्ट अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, कल्चरल एप्रिसिएशन। सो ये जो शेयर्ड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, भक्ति के तौर पे या डिवोशन के तौर पे जुड़े हुए लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो बॉन्ड है, इससे एक म्यूचुअल कल्चरल एप्रिसिएशन दिखता है कि एक दूसरे की कल्चर को हम एप्रिशिएट कर रहे हैं। नाउ आगे देखते हैं, ये तो हो गई कल्चर की बात। अब नाउ ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, इंडिया एंड नेपाल हैव मेंटेन क्लोज डिप्लोमेटिक रिलेशन। जो हमारे पॉलिटिक्स के तौर पे अगर हम बात करें तो हमारे नेताओं ने एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखे हैं। हमारे जो भी गवर्नमेंट है, लार्जली शेप्ड बाय 1953 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, एक संधि साइन हुई 1950 में। ट्रीटी मतलब संधि, समझौता। तो शांति बनाए रखने के लिए, दोस्ती जैसा व्यवहार बनाए रखने के लिए एक ट्रीटी साइन हुआ। इसने हमारे जो रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है नेपाल के साथ, वो शेप किया। दिस ट्रीटी प्रोवाइड्स, इसमें क्या होता है, ओपन बॉर्डर्स, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, कोई पासपोर्ट, कोई वीजा नहीं, आप ऐसे भी ट्रैवल कर सकते हैं एक दूसरी कंट्रीज में। एंड कोऑपरेशन इन एरिया सच एज डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलने में। तो ये सारी चीजें इस ट्रीटी के थ्रू एक तरीके से कहे तो डिफाइन की गई। क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन एंड ट्रेड फ्रॉम अनदर वाइटल कॉम्पोनेंट ऑफ द इंडिया नेपाल रिलेशनशिप। इंडिया और नेपाल की जो रिलेशनशिप है उसमें क्रॉस बॉर्डर, एक देश से दूसरे देश में जो लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, ट्रेड के लिए, ये एक
एक अलग तरीके का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों के रिलेशनशिप को मजबूत बनाने में। ओपन बॉर्डर पॉलिसी अलाउ सिटीजन टू क्रॉस फ्रीली विदाउट पासपोर्ट और वीजाज। पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है, लोग एक दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। एनेबलिंग पीपल फ्रॉम बोथ साइड्स टू एक्सेस एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, मेंटेन फैमिली कनेक्शन। एक दूसरी कंट्रीज में शादी भी कर रहे हैं, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, जैसे बिहार वगैरह की बात करूं, मैं खुद बिहार से हूं तो मैं बता सकती हूँ, शादियां भी होती हैं इस कंट्री की, इंडिया के लोगों की नेपाल में, नेपाल के लोगों के इंडिया में। तो ये टाइज एक तरीके से बोले फैमिली रिलेशन मेंटेन करना। एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे नेपाल के लोग इंडिया में काम करने आते हैं, इंडियन जाते हैं नेपाल में हेल्थ केयर के बेसिस पे, एजुकेशन पढ़ने के लिए बच्चे वहां से आते हैं। तो ये सब चीजें जो है एक रिलेशनशिप मेंटेन करती है दोनों कंट्रीज के बीच में। डेली लाइफ इन मेनी बॉर्डर्स टाउन्स रिफ्लेक्ट्स दिस क्लोज इंटरडिपेंडेंस विद वाइब्रेंट मार्केट्स एंड थ्राइविंग ट्रेड्स। डेली लाइफ में भी अगर बात करें तो बहुत सारे बॉर्डर टाउन्स है जहां पे एक दूसरे पे निर्भर है, व्यापार के पर्पज से अगर हम देखें, बिजनेस के पर्पज से अगर हम देखें तो। ओके, नाउ इंडिया इज नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया जो है नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, वहां का सबसे ज्यादा व्यापार जो है इंडिया के साथ होता है। असेंशियल गुड्स सच एज पेट्रोलियम, मेडिसिन, फूड आइटम्स एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ये सारे जो है सप्लाई किए जाते हैं। इन रिटर्न नेपाल एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हैंडीक्राफ्ट्स। नेपाल क्या एक्सपोर्ट करता है इंडिया को? एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस है, वो हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनी हुई चीजें हैं, गारमेंट्स, ये सब चीजें। ये जो एक्सचेंज है नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट ऑल्सो री एनफोर्स द सोशल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द बॉर्डर कम्युनिटीज। जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए सिर्फ हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक्सचेंज हो रहा है, बल्कि एक दूसरे के इकोनॉमिक में, डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल है, राइट। और इंटीग्रेशन में एक दूसरे को सोसाइटल लेवल पे, सोसाइटी के तौर पे या इकोनॉमिक तौर पे इंटीग्रेट करना, जोड़ कर रखना, एक साथ आगे बढ़ने में हेल्प करता है। द इंडिया नेपाल रिलेशनशिप स्टैंड्स एज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ नेबरहुड। ये एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल हमारे सामने है इंडिया और नेपाल के जो रिलेशनशिप है, कि नेबरहुड कोऑपरेशन कैसा होना चाहिए, जो कि बना है बहुत लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल रिलेशन की वजह से। शेयर्ड हिस्ट्री है, फेथ है, ज्योग्राफी है एंड कमिटमेंट टू रीजनल हार्मनी, कि हमारे रीजन में, हमारे जो जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहां पे हार्मनी यानी शांति बनाए रखना है। ठीक है, सो डोंट मिस आउट। फैक्ट दिया है, व्हाट इज एन ओपन बॉर्डर। हम बार बार बोल रहे हैं इंडिया और नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर है, इसका मतलब क्या है? अगर दो कंट्रीज, व्हेन पीपल फ्रॉम टू कंट्रीज कैन ट्रैवल अक्रॉस बॉर्डर, एक दूसरे के बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं बिना वीजा और पासपोर्ट के, तो हम कहते हैं ओपन बॉर्डर्स। ये एनेबल करते हैं फैमिलीज लिविंग ऑन बोथ साइड टू स्टे कनेक्टेड। इससे फैमिली कनेक्टेड रहते हैं आसानी से, काम के पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से, व्यापार के पर्पज से, या रिलीजियस कोई हमें तीर्थ यात्रा वगैरह पर जाना है तो हम आसानी से विजिट कर सकते हैं। However, India and Nepal work together to ensure the open border remains safe. ऐसा नहीं है कि कोई भी जा सकता है तो आतंकवादी आ जाए एक दूसरे के कंट्री में, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए सेफ रहे, ये सारी चीजें इंश्योर की जाती है और मिस यूज ना हो इसका। इट इज अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप बिटवीन टू कंट्रीज। दो कंट्रीज के बीच में ये ट्रस्ट पे टिका हुआ है और फ्रेंडशिप के बेसिस से ये जो रिलेशन है वो डेवलप हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। अब हम भूटान के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको मैप में दिखाया भूटान कहां पर है, एक बार और देख लेते हैं। हियर इट इज, जस्ट अ सेकेंड। यस, ये थिम्पू इसका कैपिटल है और ये छोटी सी जो कंट्री आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं भूटान। तो इसे कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसे कहते हैं, तो आंसर है भूटान। ओके, सो भूटान कॉल्ड ड्रुक्यूल or land of thunder dragon by its inhabitants is a small landlocked Himalayan kingdom nestled between India and China. अच्छा, landlocked मतलब क्या होता है? landlocked मतलब चारों तरफ से लैंड है, पानी का स्रोत कहीं नहीं है, मतलब ओशन वगैरह से कनेक्ट नहीं है, इधर चाइना है, इधर इंडिया है, तो ये लैंड लॉक है, लैंड के बीच में लॉक कंट्री है, ठीक है, और इसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो कौन कौन सी कंट्री से ये घिरा हुआ है? एक तरफ से चाइना, एक तरफ से इंडिया, ठीक है। इंडिया में इधर ये सिक्किम से टच है और इधर वेस्ट बंगाल से टच है, इधर यहाँ पर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट से टच है। ओवर सेंचुरीज भूटान हैज डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड कल्चरल लिंक्स विद इंडिया। शताब्दियों में अगर हम देखें, धीरे धीरे ऐतिहासिक तौर पर देखें तो भूटान जो है बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे इंडिया के साथ इनके लिंकेजेस अच्छे हैं। डोंट मिस आउट, फैक्ट दिया है, सेवरल इंपॉर्टेंट रिवर्स ओरिजिनेट इन भूटान एंड फ्लो इनटू इंडिया। बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियां जो है वो भूटान से ओरिजिन हुई है, मतलब वहां से शुरुआत होती है, क्योंकि हिमालयन कंट्री है
माउंटेन्स है वहीं से नदियां बहती हैं और इंडिया में बहकर आती हैं। तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए वाइटल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये नदियां, बट ऑल्सो सर्व एज फाउंडेशन फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। जो बिजली वगैरह हम बनाते हैं हाइड्रोस मतलब पानी को यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बेस का काम करते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन। इससे दोनों कंट्रीज के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन डेवलप होता है। बाय मतलब टू, बायलेटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन का काम करते हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स हैं। सम मेजर पावर प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू भूटान्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी टू इंडिया। बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं भूटान की इकोनॉमिक ग्रोथ में और रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया को सप्लाई करते हैं। ये भूटान का एम्बलम है, चिन्ह जो बोलते हैं। नोटिस द ड्रैगन्स दैट सिंबलाइज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। इसमें जो ड्रैगन्स बने हुए हैं आप देख सकते हो, ये सिंबल है इसका कि लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन इसे कहा जाता है। व्हाट अदर एलिमेंट्स लुक फैमिलियर, इसमें और क्या आपको फैमिलियर दिख रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ इमेज है द तला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिल्ट विद सपोर्ट ऑफ इंडिया। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक प्रोजेक्ट है तला, ये इंडिया के सपोर्ट से बना है। डेडिकेटेड टू द पीपल्स ऑफ भूटान एंड इंडिया बाय टू कंट्रीज रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर इन 2008। दोनों कंट्री के जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके और जो भूटान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों के कोऑपरेशन से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, शुरू हुआ। Okay, now cultural and religious ties further strengthen the bond between the two nation. Culture basis पे या religious basis पे जो एक relation है वो और ज्यादा दोनों countries के बीच में important हो जाता है। Rooted in the shared heritage of Buddhism, Bhutan and India maintain deep spiritual connection. Buddhism एक ऐसा common हम बोल सकते हैं लिंक है जो दोनों countries को spiritual basis पे connect करता है। भूटानीज जो pilgrims है, जो भूटान से लोग तीर्थ यात्रा पर आते हैं, वो जो बुद्धिस्ट साइट है इंडिया में, जैसे बोध गया बिहार में है, राजगीर, नालंदा, उदयगिरी और सिक्किम, यहाँ पर विजिट करने आते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन बुद्धिस्ट मास्टर सच एज गुरु पद्मसंभव, गुरु यहाँ लिखा है Rinpoche, who introduced the Vajrayana school of Buddhism to Bhutan in 8th century CE, remains central to Bhutan's religious identity. जो यहाँ पर गुरुज की बात की गई है, तो इंडियन बुद्धिस्ट जो मास्टर्स थे, बुद्ध धर्म में जो मास्टर्स हुए, जैसे कि यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है, तो इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है भूटान के कल्चर में, भूटान के रिलीजियस आइडेंटिटी में। इन्होंने रिनपोचे जो अभी हम नाम पढ़ रहे हैं जिन गुरु का, उन्होंने वज्रयान स्कूल जो है बुद्धिज्म का एक हम बोल सकते हैं शाखा है बुद्धिस्ट धर्म की, तो वो इंट्रोड्यूस की इन्होंने 8th सेंचुरी सीई में। ये भूटान की जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वज्रयान क्या है इसके आगे, इसके बारे में यहाँ आगे डोंट मिस आउट में दिया है, तो हम वहां पर रीड कर लेंगे। इंडीड द ड्रैगन फाउंड ऑन भूटान्स एम्बलम, जो अभी हमने देखा भूटान के जो एम्बलम है, चिन्ह है, उसमें जो ड्रैगन बने हुए हैं और फ्लैग है, इज सेड टू सिंबलाइज द थंडरस वॉइस ऑफ बुद्धास टीचिंग। जो बुद्ध भगवान थे उनकी जो वो सिखाते थे, उसकी जो एक वॉइस है उसमें कितनी गर्जना है, कितनी देखते हैं डेप्थ है, उसके बारे में वो शो करता है। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान इज मार्क्ड बाय म्यूचुअल रिस्पेक्ट। दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करती है, स्ट्रैटेजिक तौर पे कोऑपरेट करती है, कल्चरल एफिनिटी देखने को हमें मिलती है। द पार्टनरशिप एग्जाम्प्लीफाइज हाउ शेयर्ड ज्योग्राफी, स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन कैन फॉस्टर लॉन्ग लास्टिंग एंड पीसफुल रिलेशन टाइज। रीजनल टाइज, एक दूसरे के साथ रीजनल बेसिस पे कैसे हम ज्योग्राफी शेयर करते हुए, स्पिरिचुअल हेरिटेज शेयर करते हुए, इकोनॉमिक तौर पर कोलैबोरेशन करते हुए लॉन्ग लास्ट और पीसफुल रिलेशनशिप बना सकते हैं। ओके, नाउ डोंट मिस आउट द मेन स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। जैसे कोई धर्म है उसमें बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं, तो बुद्धिज्म में स्कूल्स हैं, तो वैसे ही 3 स्कूल्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, सो 3 मेन स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म ग्रू इन एंशिएंट इंडिया एंड माइग्रेटेड टू मैनी ऑफ हर नेबर्स। इंडिया में ये डेवलप हुए, थेरावाद, महायान और यहाँ पे लिखा है वज्रयान। ठीक है, ये 3, और बाद में फिर इंडिया से स्प्रेड होकर दूसरी कंट्रीज में भी फैले, तो इनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। थेरावाद जो है ये स्कूल ऑफ एल्डर्स, इसका मतलब क्या है, स्कूल ऑफ एल्डर्स, ये 3rd सेंचुरी बीसी के अराउंड इसको एक शेप मिला या स्टार्टिंग हुई इसकी। ये क्लोजेस्ट कंसिडर किया जाता है बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग के, जो बुद्धा ने ज्ञान दिया, जो सीख दी, उसके सबसे कहा जाता है कि उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है या बिल्कुल क्लोज है। और बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं मेनली श्रीलंका में या साउथ ईस्ट एशिया में या स्पेशली थाईलैंड और म्यांमार में, इसी जो स्कूल है थेरावाद, जो बुद्धिज्म का स्कूल है, उसमें पाए जाते हैं या उससे जुड़े हुए हैं।
है। महायान यानी ग्रेट व्हीकल, ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी के अराउंड डेवलप हुआ। इसमें नए आइडियाज और प्रैक्टिस भी इनकॉर्पोरेट किए गए, जैसे कि ये बिलीफ रखा गया, ये माना गया कि दैट बुद्धा हैज अ डिवाइन नेचर एंड कुड गाइड पीपल इन मैनी फॉर्म्स, कि बुद्धा जो है एक दैविक शक्ति के तौर पे उनको माना गया और उनके बहुत सारे रूप हो सकते हैं, ये समझा गया। ये जो स्कूल है ये ट्रैवल हुआ कंट्रीज जैसे चाइना, जापान, कोरिया, वेयर सेवरल सब स्कूल्स, वहां पर और भी इसके स्कूल्स डेवलप हुए, जैसे ज़ेन बुद्धिज्म इमर्ज्ड ऑन द वे। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्कूल्स जो थे बुद्धिज्म के वो स्प्रेड हुए। तो एक हमने देखा थेरावाद और एक हमने देखा महायान। तो महायान ये चाइना, जापान, कोरिया जो कंट्रीज है उधर, और थेरावाद जो है वो एशिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर। ओके, नाउ लास्ट वन इज वज्रयान। इसे कहते हैं डायमंड व्हीकल। ये जनरली इसे तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहा जाता है। 6th सेंचुरी सी के अराउंड ये एक्सटेंशन है महायान का, जो भी हमने पढ़ा उसी में ये थोड़ा सा और ज्यादा आगे बढ़ा। इसमें स्पेशल टेक्निक्स और सीक्रेट टीचिंग्स बताई गई, जैसे मंत्र बताए गए, मंडल्स बताए गए, सेक्रेट डायग्राम्स बताए गए, सेक्रेट यानी पवित्र, ऐसे डायग्राम्स वगैरह बताए गए, एंड विजुअलाइजेशन ऑफ बुद्धा एंड द बोधिसत्व, और कैसे बुद्धा दिखते होंगे उनको विजुअलाइज करना, बोधिसत्व को एक तरीके से विजुअलाइज करना, ये इस सेक्ट में किया गया। इसी सेक्ट से ये जो वज्रयान है, इसी से तिब्बतन बुद्धिज्म जो है वो स्कूल डिराइव हुआ 7th सेंचुरी सी के अराउंड। इवन टुडे आज भी दीज 3 स्कूल ऑफ बुद्धिज्म्स आर स्टिल फॉलोड इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। आज भी इंडिया में तीनों स्कूल फॉलो किए जाते हैं, स्पेशली इन हिमालयन स्टेट्स। ओके, ये एक इमेज दिया हुआ है बेटा, टाइगर्स नेस्ट, अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पोस्ट हाई ऑन द माउंटेन साइड ओवरहैंगिंग द पैरा वैली, भूटान। ये भूटान में एक आप देख सकते हो पहाड़ों को किस तरीके से काट के ये एक मोनेस्ट्री बनाई गई है। नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ एक फैक्ट दिया हुआ है, भूटान डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH। हर जगह क्या होता है, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया भूटान में। इंडेक्स बना, इट्स अ मोर होलिस्टिक मेजर ऑफ देयर नेशंस प्रोग्रेस कंपेयर्ड विद प्रिवेलिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक जीडीपी जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, उनके साथ साथ जीएनपी इंडेक्स बनाया गया, जिसमें एक बड़े लेवल पे इंडिया जो कंट्री की प्रोग्रेस है, नॉट इंडिया, उनकी कंट्री की प्रोग्रेस को नापता है। जैसे दिस इंक्लूड्स आइडियाज ऑफ सस्टेनेबिलिटी, गुड गवर्नेंस, प्रमोशन ऑफ कल्चर अमंग अदर्स, कि कितने अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के नाम पे, क्लाइमेट चेंज को वर्क किया जा रहा है कि नहीं, कि उसको ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है कि नहीं, लोग खुश कितने हैं। द कंट्रीज एसेसेस इट्स प्रोग्रेस पीरियोडिकली बेस्ड ऑन दिस इंडेक्स। समय समय पर कंट्री जो है GNH ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो इंडेक्स है उस बेसिस पे अपने लोगों को, सिटीजन को मेजर करती रहती है कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया किस कंट्री के रास्ता गेटवे की तरह एक्ट करती है, कौन सी कंट्री, म्यांमार। इसे पहले बर्मा नाम से जाना जाता था, म्यांमार का नाम ही है बर्मा। इट शेयर्ड अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप ग्राउंडेड इन हिस्टोरिकल, एथनिक एंड कल्चरल कनेक्शन डिस्पाइट पीरियड्स ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। पॉलिटिकल तौर पे हम देखें तो बहुत सारे हमें टर्मोइल्स देखने को मिले, उतार चढ़ाव देखने को मिले, फिर भी हमारे जो रिलेशन है हिस्टोरिकल तौर पे बात करें, एथनिक तौर पे बात करें, या जो चलते चले आ रहे हैं हमारे कल्चर रिलेशंस हैं, ये बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हैं, डीप हैं। अब इसमें म्यांमार कहाँ पर है या बर्मा जो कंट्री है ये कहाँ पर है, तो ये हम देख लेते हैं कैसे इंडिया के साथ ये नेबर है। ये वाली कंट्री, ये आपको दिख रहा है, ये है ना, ये रेड कलर से, तो ये म्यांमार है, ये इंडिया के साथ बॉर्डर है इसका। अब आगे देख लेते हैं। So, yes, as the birthplace of Buddhism, India holds special spiritual significance for the people of Myanmar, many of whom visited India during pilgrimages. Buddhism जो है इन कंट्रीज के बीच में एक मेन लिंक का काम करता है, क्योंकि बुद्धिज्म जो धर्म है, वो इंडिया में ओरिजिन हुआ, इसीलिए वहां के लोग, म्यांमार के लोग इंडिया में पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा पर आते हैं। दोनों कंट्रीज जो है लैंड बॉर्डर से भी कनेक्टेड है और मैरीटाइम बॉर्डर से भी कनेक्टेड है। आपने देखा इस तरीके से, तो यहाँ पर ओशन भी है ना। सो इन बे ऑफ बंगाल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम शेयर बॉर्डर्स विद म्यांमार, फैसिलिटेट करते हैं क्रॉस बॉर्डर इंटरैक्शन एंड कोऑपरेशन। बहुत सारे स्टेट्स जो है इंडिया के, देखो मैरीटाइम बॉर्डर ये कहां पर शेयर करते हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, ये बे ऑफ बंगाल है अपना यहाँ पर, तो ये वाला बॉर्डर भी इंडिया और म्यांमार जो शेयर करते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जो कंट्रीज है नागालैंड, ये सब जो है वो शेयर करती हैं बाउंड्रीज किसके साथ, म्यांमार के साथ, जिसके कारण इनसे ट्रेड रिलेशन या इंटरैक्शन ये बहुत ज्यादा अच्छे से
होते हैं। तो इनके साथ इंटरैक्शन, क्रॉस बॉर्डर इंटरैक्शन, कोऑपरेशन हमें देखने को मिलते हैं। दीज टाइज फॉर्म द बेसिस फॉर सस्टेन्ड कल्चरल एक्सचेंजेस एंड रीजनल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव बिटवीन द टू नेशन। दोनों कंट्री के बीच में कल्चरल एक्सचेंज में, रीजनल कनेक्टिविटी, एक दूसरे के साथ जुड़ने में, ऐसे इनिशिएटिव्स लेने में दोनों कंट्रीज को हेल्प मिलती है, ऐसे टाइज की वजह से, ऐसे रिलेशंस की वजह से। नाउ हियर यू कैन सी म्यांमार ऑन द लेफ्ट एंड इंडिया, मिजोरम ऑन द राइट बैंक ऑफ तायो रिवर। ये तायो रिवर के एक तरफ इंडिया है और एक तरफ म्यांमार है। रिवर ये जो है एक इंटरनेशनल बाउंड्री की तरह एक्ट करती है दोनों कंट्री में। 2008 की पिक्चर आपको देखने को मिल रही है। म्यांमार इज ऑल्सो इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज है, इधर थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वहां पर जाने का भी एक गेटवे है इंडिया के लिए। द लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग अग्रीमेंट 2018 में एक अग्रीमेंट हुआ जिससे लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और म्यांमार के बीच में। इसने आसान बना दिया क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, एक दूसरे की कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए, फॉर पीपल लिविंग इन बॉर्डर एरियाज। इसकी वजह से ट्रेड, व्यापार बूस्ट हुआ, कनेक्टिविटी अच्छी हुई और जो लोगों के बीच में टाइज थे, रिलेशंस थे, वो डीपेन हुए, स्पेशली बिटवीन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट एंड म्यांमार। ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, कुछ हम पिछले वर्षों की बात करें, सम रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, have been placed on free movement across the land border on account of conflicts in this area। क्योंकि इस एरिया में conflicts देखने को मिलते हैं, इसके कारण से कुछ restrictions भी लगाए गए हैं ताकि लोग जो हैं वो एक निगरानी के अंदर मूवमेंट कर सके। ओके, नाउ यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, डोंट मिस आउट। Anand Temple, Bagan. A few years ago, India helped restore the Anand Temple in Bagan, among others, that had been damaged by earthquake. Earthquake यानी भूकंप के कारण ये टेम्पल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, डैमेज हो गया था, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प करके रीस्टोर किया है, उसका दोबारा से उसको ठीक ठाक करवाया है। इंडिया ऑल्सो गिफ्टेड अ 16-foot रेप्लिका ऑफ सारनाथ स्टैच्यू ऑफ द बुद्धा टू द वेदगन पगोडा इन यांगून, म्यांमार। म्यांमार में एक टेम्पल की तरह है, वहां पर सारनाथ का स्टैच्यू इतना बड़ा वहां दिया गया है, रेप्लिका है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ यहाँ एक इमेज दी गई है, नेशनल हाईवे फर्स्ट अफगानिस्तान फ्रॉम जरन्स टू दिलाराम। इट कनेक्ट्स टू द एशियन हाईवेज नेटवर्क 1 AH1। पार्ट्स ऑफ NH44 इन इंडिया आर ऑल्सो पार्ट ऑफ AH1। अब हम पढ़ने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में। अ लैंडलॉक नेबर दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी लैंडलॉक है पूरी तरीके से। इसको भी हम मैप में एक बार देख लेते हैं ताकि आपको आगे जब मैं बताऊं तो थोड़ी आसानी हो समझने में। शुरुआत में ही हमने देखा था मैप में, है ना। ये देखो अफगानिस्तान का है, ये रहा। तो ये जो बॉर्डर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला, ये देखो यहाँ से इंडिया के साथ थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, फिर इस तरीके से। तो ये लैंड लॉक है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, कहीं से भी पानी से कनेक्टेड नहीं है ना। तो इसीलिए अफगानिस्तान को भी क्या कहा जा रहा है, भूटान की तरह हम क्या कह रहे हैं, लैंड लॉक कंट्री, है ना। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। Afghanistan, a multi-ethnic landlocked country in South Central Asia, once shared a direct land border with India। जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था तो अफगानिस्तान तो डायरेक्टली शेयर करता था बॉर्डर। हाउएवर जब पाकिस्तान 1947 में बन गया तो ये कॉम्प्लिकेट हो गया, दोनों कंट्रीज के बीच में एक्सेस, है ना, कनेक्ट है वो एक कॉम्प्लिकेट हो गया। ज्योग्राफिकल चैलेंजेस है, फिर भी इंडिया और अफगानिस्तान हैव बाय एंड लार्ज मेंटेन क्लोज एंड फ्रेंडली टाइज। ज्योग्राफिकल चैलेंज होने के बावजूद भी हमारे फ्रेंडली टाइज बहुत अच्छे बने हुए हैं, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, कल्चर है। बिसाइड सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिकली तौर पर अगर हम देखें तो सेम इंटरेस्ट दोनों कंट्रीज के हैं, और दोनों कंट्रीज जो है हिस्ट्री तौर पर भी, कल्चरल तौर पर भी बहुत सारे शेयर्ड, बहुत सारी चीजें जो हैं वो शेयर करती हैं कल्चरल तौर पे, है ना। इस वजह से हमारे जो रिलेशन है बहुत डीपली रूटेड है। देयर कनेक्शन, दोनों कंट्रीज के जो कनेक्शन है वो प्राचीन समय से हैं। व्हेन हिस्टोरिक उत्तर पथ ट्रेड रूट लिंक्ड गंगा प्लेन्स टू सेंट्रल एशिया वाया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के रास्ते से होके, गंगा प्लेन्स के रास्ते से होते हुए अफगानिस्तान जाते हुए सेंट्रल एशिया जो कंट्रीज है वहां पर लोग ट्रैवल किया करते थे। उस रास्ते को ही कहा जाता था उत्तर पथ। हमने 6th क्लास में उत्तर पथ दक्षिण पथ पढ़ा भी था 6th में, है ना। फोस्टरिंग कंट्रीज ऑफ एक्सचेंज एंड गुड्स, रिलीजन एंड आइडियाज। इसकी वजह से बहुत सारे एक्सचेंजेस हुए। जब ट्रैवल कर रहे हैं लोग किसी रास्ते से, उत्तर पथ यहाँ पे दिया है तो इसी की बात करते हैं, तो लोग सामान भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, रिलीजियस चीजें भी एक्सचेंज कर रहे हैं, आइडियाज भी एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट। स्ट्रेचिंग फ्रॉम गांधार, मॉडर्न कंधार, थ्रू मेजर इंडियन सिटीज लाइक तक्षशिला, देन वाराणसी एंड पाटलिपुत्र, दिस कल्चरल सुपर हाईवे एनेबल द फ्लो ऑफ बुद्धिज्म, हिंदुज्म, आर्ट एंड फिलोसफी। गांधार से लेके आज का जो
पटना है, जो पाटलिपुत्रा था, ये उस रास्ते से कनेक्टेड थे, जिसकी वजह से सुपर हाईवे की तरह एक कल्चर तौर पे एक्ट करता था, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ बुद्धिज्म, हिंदुज्म, आर्ट और फिलोसफी एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो हुए। नाउ बिफोर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन 7th century CE, 7वीं शताब्दी जब आई तो इस्लाम का जब स्प्रेड हुआ, इस्लाम फैलना शुरू हुआ, अफगानिस्तान वाज थ्राइविंग सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदू कल्चर। इससे पहले तक, जब तक इस्लाम नहीं आया था, वहां पर बुद्धिस्ट और हिंदू सेंटर हुआ करते थे अफगानिस्तान में। वहां के जो किंगडम्स थे, जैसे कपिश, जबुल, मिरर्ड इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, वहां पे जो हमारे देश में शासन व्यवस्था थी, वैसी ही शासन व्यवस्था वहां पर चला करती थी। द जाइजेंटिक बुद्धास ऑफ बमियान carved into Afghan cliffs stood as powerful symbols of Mahayana Buddhism reached from India, reflecting the deep civilizational ties between the two regions. बमियान जो जगह है, वहां पर बुद्धा की एक बहुत बहुत बड़ी एक मूर्ति है। वो दिखाती है कि किस तरीके से महायान जो बुद्धिज्म सेक्ट है, एक तरीके से उसको सिंबलाइज करती है, कैसे वो पहुंचा, कैसे इंडिया से वहां पर पहुंचा, और किस तरीके से सिविलाइजेशनल सभ्यता के तौर पे अगर हम देखें तो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस हैं। सैडली दे वर डिस्ट्रॉयड इन 2001, 2001 में ये जो स्टैचू की हम बात कर रहे हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इन रिसेंट डेकेड्स इंडिया एंड अफगानिस्तान हैव कंटिन्यू टू शेयर स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज। अभी की अगर हम बात करें पिछले दशक की, 10 सालों की या उसके आसपास की, तो अफगानिस्तान और इंडिया दोनों में लोगों के आपस में कनेक्शंस अच्छे हैं। इंडिया हैज सपोर्टेड एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान। इंडिया बहुत सारी तरीके से अफगानिस्तान में मदद पहुंचाता है, जैसे अगर शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, हेल्थ केयर के क्षेत्र में ले लें, या इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह बनाना, तो इन सब में अफगानिस्तान की बहुत मदद करता है। इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग, अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, एंड जरांस दिलाराम हाईवे, ये एक हाईवे है, वो भी बनाने में इंडिया ने मदद की है अफगानिस्तान की। दीज इनिशिएटिव्स, ये जो कदम उठा रही है भारतीय सरकार या जो हमारा देश उठा रहा है एक दूसरे की मदद करके, डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं रिलेशन में, बट रिफ्लेक्ट अ विश टू बिल्ड ऑन द लॉन्ग शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। फिर भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए फ्रेंडशिप वाला एक रिलेशनशिप हम हिस्ट्री से निभाते चले आए हैं, और जो रिलेशन है बहुत पुराने हैं, और हम इसको आगे भी इसी तरीके से निभाते रहेंगे। सो विद दिस स्टूडेंट्स, हमने जो हमारे लैंड नेबर्स थे उनके बारे में पढ़ लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले शुरुआत की चाइना से, फिर हमने पढ़ा पाकिस्तान के बारे में, है ना, फिर नेपाल के बारे में, भूटान के बारे में, म्यांमार के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, राइट। और कौन सा रह गया, कोई रह गया बताइएगा, है ना, कमेंट सेक्शन में। अब हम पढ़ेंगे मैरीटाइम नेबर्स, बट नॉट इन दिस वीडियो, आई एम ऑलरेडी टायर्ड, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लगातार बनाया मैंने। सो नेक्स्ट में हम ये कंटिन्यू करेंगे। सो कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो? पहली बात तो कोई बच्चा यहाँ तक देखता ही नहीं है, अगर कोई बच्चा देख रहा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। सो विल मीट वेरी सून विद द पार्ट 2। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।